प्रतिभा राय जी 8 अप्रैल 2023 भारतीय भाषा परिषद अलंकरण समारोह में बोलती हैं प्रतिभा राय। हेलो। आदरणीय मुख्य अतिथि हेलो। श्री शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय जी, आदरणीय कुसुम जी, चले जाओ, अच्छे से चले जाओ। शंभुनाथ जी, आदरणीय भालचंद्र नेमाडे जी, हम लोग को ले लो। एन गोपी जी, मधु कांकरिया जी, नीचे आओ ना, तो फोन कर देना, नीचे चले जाओ। और हमारे जो युवा पुरस्कार जो है युवा पुरस्कार और कई वगैरह एन गोपी जी, मधु कांकरिया जी, नेमाडे जी, बाकी ओम नागर, शेखर मलिक, ओम नागर, एन.एस. सुमेश कृष्णन, बांगदोई कुमार, उन सबको मैं बधाई देती हूँ। और बाकी जो सभागार में उपस्थित साहित्यिक और साहित्य प्रेमियों मित्रों, उनको सब में बहुत प्यार देती हूँ और आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर प्रेजेंट हियर टू इंस्पायर अस। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज भारतीय भाषा परिषद के पुरस्कार समारोह में आकर वो जो विश्व का अदृश्य शत्रु कोविड-19 की विभीषिका के बाद कुछ शांत होने के बाद अभी भी शांत नहीं है, आज भारतीय भाषा परिषद के पुरस्कार समारोह में आकर अन्य साहित्यिक और साहित्य प्रेमियों में से मुलाकात होने पर मुझे अपार आनंद मिल रही है। भारतीय भाषाओं को दिए जाने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मान के लिए मैं सबसे पहले भारतीय भाषा परिषद के आदरणीय कुसुम जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। कुसुम जी बहुत असुस्थ थे, मैं सोचती थी कि मुलाकात नहीं हो पाएगी तो मैं फिर उनके घर चले आऊंगी। आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज हियर। अन्य पुरस्कृत साहित्यकारों को भी मैं अभिनंदन देती हूँ। इस अवसर पर मुझे पूछा गया था आप किसके बारे में बोलेंगे। ये बहुत मुश्किल बात है, जब साहित्यकार को पूछा जाए किसके बारे में, इसके बारे में नहीं बोलना चाहते, सब कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये संक्षिप्त समय में मैं फिर बोलूंगी साहित्य का उपादान। और एक बात बताती हूँ, इतने बड़े कथाकार बैठे हैं शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय जी, उनको पढ़ी हूँ, उनका नाम कौन नहीं जानते हैं, उनसे आप मुझे जो पुरस्कार मिला है मेरा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। जब मुझे ज्ञानपीठ दिया गया, मुझे पूछा गया ज्ञानपीठ ऑफिस से किसके हाथ से लेना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, किसके हाथ से? मैंने बोला दादा के हाथ से, दादा के हाथ से लेना चाहते हैं। दादा कौन है? मैंने बोला हमारे पड़ोस में मेरे दादा है और प्रेसिडेंट बैठे हैं, तो मैंने प्रणब मुखर्जी से यहाँ के हाथ से पुरस्कार लिया था। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैंने उनको बोला मेरे दादा जो पास में है, आप क्यों घूमते हैं इधर उधर? तो बंगाल और उड़ीसा का बहुत बड़ा गहरा रिलेशनशिप है, भाषा में भी है, खान पीन में है। तो जब मुझे पता चला कि शीर्षेंद्र जी आएंगे तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरा जो साहित्य का उपादान संकेत में बोलती हूँ, प्लीज मेरा जो एक्सेंट है उड़िया एक्सेंट हिंदी में माफ करिए, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तभी मैं हिंदी में बोल देती हूँ, तो टूटी फूटी हिंदी बोल देती हूँ, बोल नहीं बोलती हूँ। बोल्ड नहीं बोलने से कोई भाषा आप सीख नहीं पाएंगे। मैं बंगाली में बोलने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत सालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे किस प्रोजेक्ट में 4 महीने कलकत्ता को ले आइए तो मैं फ्लुएंटली बंगाली बोल सकूंगी। आई रीड बंगाली, आई अंडरस्टैंड बंगाली, आई ट्रांसलेट फ्रॉम बंगाली टू ओडिया, पर बोल नहीं पाती, संकोच आता है, उल्टुल हो जाएगा। हिंदी तो बोलता मेरा जो है साहित्य का उपादान, प्रकृति और कृति का संबंध धरती और पेड़ की तरह है। पहले प्रकृति अर्थात अपना समाज और परिवेश, उसके बाद कृति
कृति की अनुकृति के अंत में संस्कृति बनती है। संस्कृति की विकृति होने से सृष्टि होती है विकृति। संस्कृति केवल वर्तमान या केवल अतीत नहीं है। संस्कृति वर्तमान पर खड़ी होकर अतीत की परंपरा और मूल्यबोध की ओर हाथ पकड़कर भविष्य की ओर अग्रसर होती है। इसलिए संस्कृति में समय स्थिर नहीं रहती। समय अतीत, वर्तमान और भविष्य की प्रभावमान धारा बन जाता है। समाज से प्रेरणा पाकर लेखक सृजनशील होता है। फिर कृति को समाज से मिलती है स्वीकृति। लेखक को सामाजिक अंगीकारवत करने के लिए स्वीकृति मिलती आई है। स्वीकृति मिलने से पहले अथवा स्वीकृति नहीं मिलने से क्या लेखक सामाजिक अंगीकारवत रहित होकर रचना करता है? ये नहीं है। पुरस्कार के लिए कोई नहीं लिखता है, लिखते हैं आत्मप्रेरणा से, और बाहर का प्रेरणा तो बाद में आता है। जब कोई लिखना शुरू करता है उस समय पुरस्कार का मैंने बचपन से शुरू किया था लिखना, स्कूल में पढ़ रही थी। उसके बाद समय मुझे पुरस्कार क्या है पता नहीं था, तो क्यों लिखती थी, ये जो क्यों लिखती है इसको मैं पता नहीं पाई। आई डोंट नो व्हाई आई राइट। यह साहित्य के जब ये जो प्रश्न होता है कि क्या पुरस्कार नहीं मिलने से एक राइटर सामाजिक अंगीकारवत नहीं होता है? यहाँ साहित्य के लक्ष्य, स्वरूप और उपादान इत्यादि की बात उठती है। मेरे हिसाब से साहित्य का उपादान महज 3 पाँव की जमीन है, ज़्यादा नहीं है। साहित्य का जो उपादान है वो महज 3 पाँव की जमीन है, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। प्रथम पाँव मर्त्यभूमि अर्थात अपने समाज, संस्कृति, अपने देश और ऐतिह्य के साथ अंतरंग और वास्तविक अनुभूति। ये है लेखक की तीव्र दृष्टि। प्रथम पाँव जितनी गहराई में जाएगा अनुभव उतना ही तीव्र होगा, तब जाकर अनुभूति आंतरिक और वास्तविक होगी। यहाँ प्रश्न उठता है कि वास्तविक अनुभूति क्या वास्तविक अनुभूति होता है? क्या लेखक सब कुछ स्वयं अनुभव करता है? विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण के सृष्टि शोक से होती है। ऋषि को क्यों इतना तीव्र शोक हुआ जिससे कि उसने शोक का 16 श्लोक में परिणत हो गया? क्या तीर वाल्मीकि को लगा था? क्या प्रमुख की जोड़ी से उनकी मित्रता या रिश्तेदारी थी? क्या शिकारी ऋषि का शत्रु था? तो फिर ऋषि ने कैसे वास्तविक अनुभूति पाकर कालजयी महाकाव्य की रचना की थी? यहाँ लेखक का द्वितीय पाँव स्पर्श करता है विश्व प्रेम, प्रगतिशीलता और मानविकता के अनंत आकाश को। मर्त्य स्वर्ग में है पाँव, द्वितीय पाँव। जिस समय उसका अनुभव वो अनंत आकाश को व्याप्त होता है और दिगंत को स्पर्श करता है, ये तो हो जाता है सार्वजनिक। यह व्यक्ति केंद्रिकता नगण्य हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तब जाकर सार्वजनिक संवेदनशीलता बन जाती है बोधि वृक्ष, जिसके पांव तले कालजयी साहित्य का उन्मेष होता है। यह लेखक की समदृष्टि है। तृतीय पांव अहम की जड़ता को दूर करके स्वयं की अंतःसत्ता का पाताल और दूसरों की अंतःसत्ता के पाताल युग सत्ता यानी युग की व्यक्ति सत्ता में परिणत करने के लिए पड़ता है। यह ऋग्ण समाज को यथास्थिति से ऊपर उठाने से सार्थक भूमिका निभाते हैं। यह है प्रत्येक लेखक का चेतन अवचेतन का लक्ष्य। परंतु ये 3 पाँव जमीन के ऊपर पाँव रखकर लेखक यह ऊंचाई को स्पर्श करने के लिए अहम को वामन रूप धारण करना पड़ेगा। यह अहम को वामन रूप धारण करके सार्वजनिकता की धरातल पर उतरना पड़ेगा। लेखक का कि कोई अहंकार होना नहीं चाहिए कि मैं लेखक हूँ, असाधारण हूँ, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। मैं साधारण लोग हूँ, मैं लिखती हूँ, कोई और कुछ करता है मैं लिखती हूँ, क्यों असाधारण होंगे? मैं लेखक हूँ, साधारण हूँ। अहंकार को वर्जन करना पड़ेगा।
सार्वजनिकता के धरातल पर उतरना पड़ेगा। हर तरह के भेदभाव और संकीर्णता को विसर्जित करके समग्र हो जाना पड़ेगा। केवल जीवनानुभूति के प्रांजल वर्णन से श्रेष्ठ साहित्य का सृजन संभव नहीं है। समाज के प्रति दृष्टि निर्दिष्ट संदेश नहीं होने से साहित्य का मूल्य क्या है। हालांकि यह सच है कि साहित्य नीतिशास्त्र या दर्शन शास्त्र नहीं, किंतु भाव में दर्शन नहीं होने से, सृष्टि के पीछे दृष्टि नहीं होने से सृष्टि का क्या मूल्य है। सत्यवाद भाषा और अर्थवाची शब्द साहित्य का नाभि पद्म है और साहित्य है संस्कृति का नाभि पद्म। समस्या साहित्य सृजन का उत्स है। हमको समस्या चाहिए। मुश्किल में पड़ने से साहित्य सृष्टि होता है, तो समस्या साहित्य का सृजन का उत्स है। आज जीवित रहना मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य जीवित रहने के लिए पाप करता है, अन्याय भी करता है। मरने के लिए नहीं, मरने के लिए कोई पाप नहीं करता है, लेकिन पाप करके मनुष्य जीवित नहीं रहता, मरता है। जीवित रहकर भी मरने सा हो जाता है। वो है समाज के साहित्य की और लेखक का बहुत बड़ा समस्या। यह कहा जाता है कि संतान पैदा करना अर्थात बीज से अंकुरोद्गम होना और साहित्य सृजन करना एक जैसी बात है। हर रचना समाज की नारकीय स्थिति के विरुद्ध एक मधुर क्रांति है, रिवोल्ट है। इस मधुर क्रांति के बीज को लेकर लेखक किसी भी समाज धारण कर सकता है। उसके बाद जिस तरह बीज जमीन के नीचे रहता है, उसी तरह लेखक की भी एकाग्र और मग्न रहकर बीज के विकास के लिए अनुभूति की व्याप्ति तथा अनुभव की तीव्रता को उपलब्ध करने तक इंतजार करना पड़ता है। इस चुप्पी का अर्थ जड़ता नहीं है। क्या हुआ? समग्र मनन ये है, मनन स्थिति है। जिस तरह बीज मिट्टी को तोड़ने से पहले खुद को तोड़ता है, बीज जो है ना मिट्टी को तोड़ने से पहले खुद को तोड़ना है, खुद को तोड़ना है। ठीक। उसी तरह लेखक को अपनी भावसत्ता प्रकट करने के लिए लेखकीय जड़ता और अहंकार को तोड़कर सार्वजनिकता के धरातल पर उतर पड़ना पड़ा है। अर्थात लेखक और पात्र एक हो जाते हैं। यह होती है रचना प्रक्रिया की चरम स्थिति। इस समय लेखक नहीं लिख रहा होता है, पात्र उससे लिखवा रहे होते हैं। किसी भी लेखक की सृजनशीलता से दो तरह की प्रेरणाओं से पूरी तरह विकसित होती है। एक है अंतर प्रेरणा, जिसका मूल स्रोत है प्रेम। यह प्रेम असीम है, इसमें एक नहीं अनेक ब्रह्मांड समाहित है। वह प्रेम न केवल धर्मात्मा पर बल्कि पापी पर भी बरसता है। साहित्य में कुछ भी वर्जनीय नहीं है, सब श्रवणीय है। पापी को भी प्यार करना पड़ेगा। क्यों पाप किया, इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। ये सामने आने वाला अमानवीय प्रतिबंधों की तोड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, ये जो प्रेम है। दरअसल लेखक एक प्रेमी ही नहीं, एक क्रांतिकारी भी है। मैं बचपन से प्रेम और क्रांति की अंतर प्रेरणा महसूस की है, जो मुझसे लिखवाते हैं। दूसरी बात है बाह्य प्रेरणा, जो मुझे मेरे पिता माता, मेरे गुरु, मेरे पतिदेव, बच्चों और मित्रों तथा सबसे ऊपर पाठकों से मिली है। कुल मिलाकर मेरी संस्कृति और मेरा देश ही मेरी मेरा देश ही मेरी मूल प्रेरणा है। अभी कुसुम जी मुझे थोड़ी प्रेरणा देके गए हैं, ये है प्रेरणा। इससे बड़ी प्रेरणा कुछ नहीं है। तो अस्वस्थ थे तब आई है, इससे हमको सीखना है। एक एक कहानी लिखने में लेखक को नया जन्म लेना पड़ता है। लेखक अपने पूरे जीवन में कितनी बार जन्म लेता है और कितनी बार मरता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। जब लेखक की आत्मसत्ता देश काल और पात्र की आत्मसत्ता में तब्दील हो जाती है, तभी जन्म लेता है सार्वजनिक और कालजयी साहित्य। लेखक उन्हीं की बातें कहता है जो अपनी बात कहना चाहते हुए भी नहीं कहता है। एवरी राइटर आई थिंक राइट फॉर वॉइसलेस। टू वॉइस द वॉइसलेस is the aim of all writers, I think.
इसलिए लेखक की प्रत्येक रचना एक एक युद्ध घोषणा है और उसके एक एक पात्र अपनी अपनी जगह अपनी ही शैली में एक एक क्रांति करे हैं। यही है मेरा अनुभव साहित्य के उत्पादन के बारे में। इतने बड़े राइटर के सामने मेमार जी बैठे हैं और श्री सिंधु जी बैठे हैं, उनके सामने में बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ फार यू आर एक्सेप्टिंग मेरी भावना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताना चाहूँगी भारतीय भाषा परिषद के बारे में। मैं जब कोलकाता पहुंची मुझे लगा कि मैं कोलकाता पहुंची, बंगाल में पहुंच गई उड़ीसा से आकर। लेकिन जब मैं भारतीय भाषा परिषद ऑफिस में पहुंच गई मुझे लगा मैं भारत में पहुंच गई, इंडिया में पहुंच गई। धन्यवाद। डॉक्टर प्रतिभा राय का इतना सुमधुर वक्तव्य सुनकर इच्छा तो कर रही है कि हम लोग ऐसे ही सुनते रहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सुंदर और ज्ञानवर्धक बातें हमने इनसे लिख के तो मंगवा ही लिया है सब लेखकों से। तो हम चाहते हैं कि अब हमारे जो आगामी वक्ता हैं वो बहुत ही सारांश में अपनी बात कहें और हम आप सब की एक वागर्थ का एक पूरा अंक निकलेगा आप लोगों पर, उसमें आपकी रचनाओं के साथ न्याय करेंगे और आप देखिएगा पाठकों की बहुत अच्छी प्रशंसा आएगी आपको। मधु, मैं मधु को बुलाती हूँ, बहुत प्यारी है ये और शायद 50-60 साल से परिचय हमारा। हाँ थोड़ा होना। आदरणीय मंच और साथियों, इस सुंदर सभागार में इतने सुंदर लोगों के बीच जिस प्रकार से मुझे सम्मानित किया गया कि मैं अभिभूत हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी व्यक्ति और संस्थाओं को नमन करती हूँ जो आज के साहित्य विरोधी समय में भी साहित्य के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये साहित्यकार ही आपको ये एहसास कराता है कि एक ही धरती और एक योनि में जन्म लेने के संबंध कितने गहरे होते हैं। निसंदेह भारतीय भाषा परिषद ही उनमें से एक है और मेरा तो आभार इसलिए भी बनता है कि मेरी साहित्यिक यात्रा यहीं से शुरू हुई थी और इस मंच पे जब आज मैं खड़ी हूँ और मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है कि मैं लेखिका कैसे बन गई। मेरा खुद का लेखिका बनने का नहीं था। आज जब मुड़ के देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि एक घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी, देखें सुनें और पढ़ें। सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।